नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब जवानों को भारी बर्फ भी नहीं रोक पाएगी, बंकर में बैठे बैठे दुश्मनों का करेंगे काम तमाम। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन के मुद्दे पर अडिग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर ने दिया ये बड़ा बयान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में मौसम से जंग लड़ रहे जवानों का जोश बढ़ा रही है सेना। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि दुनिया में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77%, जो बाइडेन और ऋषि सुनक छूटे पीछे। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर नितिन गडकरी सख्त, कहा सरकारी गाड़ियों को भी कबाड़ में बदलेंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी इस देश के लिए जरूरी है और मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब जवानों को भारी बर्फ भी नहीं रोक पाएगी, बंकर में बैठे बैठे दुश्मनों का कर देंगे काम तमाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार चीन सीमा पर सेना के जवानों के रहने के लिए मॉड्यूल शेल्टर और आधुनिक बंकर बनाने की तैयारी कर रही है। इन बंकरों के अंदर हर वक्त 20 से 25 डिग्री तापमान बना रहेगा और जवानों को भारी बर्फ में ड्यूटी के दौरान हड्डी कपाती ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से अग्रिम चौकियों पर तैनात जवान को पूर्व में संचार सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। पिथौरागढ़ से लगी चीन एवं नेपाल सीमा पर भारतीय सेना के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समुद्र तल से 10,000 फुट से 16,000 फुट तक की ऊंचाई पर तैनात हैं। शीतकाल में अग्रिम चौकियों में तापमान -20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जिस कारण जवानों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। शीतकाल में भी अग्रिम चौकियों पर करीब 1000 से 1500 जवान तैनात रहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के मुद्दे पर अडिग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर बहुत अडिग रहे हैं और उन्हें भारत चीन सीमा पर हमारे बलों की मजबूत तैनाती से आंका जाना चाहिए। उन्होंने हाल में प्रधानमंत्री के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज कर दिया, और जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ व्यवहार करते हुए वास्तविकता यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत का निकटतम पड़ोसी, लेकिन साथ ही इसके साथ एक मुश्किल इतिहास, संघर्ष और एक बहुत बड़ा सीमा विवाद रहा है। विदेश मंत्री ने टाइम्स नाउ शिखर सम्मेलन में कहा कि चीन से निपटने का सही तरीका यह है कि जब किसी को दृढ़ रहना हो तो दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने कहा यदि आपको सैनिकों को सीमा तक ले जाना है तो वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे निपटने के लिए हमें वो करना चाहिए। उन मुद्दों पर जहां वो हमारे हितों का समर्थन या कमजोर नहीं करते, इसके बारे में स्पष्ट होने के लिए जहां आवश्यक हो इसके बारे में सार्वजनिक होना होगा। मैं इसके बारे में हर समय सार्वजनिक रूप से नहीं कहता, लेकिन जहां कूटनीति की आवश्यकता होती है वहां सार्वजनिक होना अक्सर उपयोगी होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में मौसम से जंग लड़ रहे जवानों का जोश बढ़ा रही है सेना। जी हां दोस्तों, पश्चिमी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना मौसम से जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का लगातार हौसला बढ़ा रही है। ये सैनिकों को लद्दाख के अत्यधिक ठंड माहौल में दुश्मन से लोहा लेने के लिए सजग रहकर असंभव को संभव कर दिखा रहे हैं। और सियाचिन ग्लेशियर में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान व सर्दियों के महीने में औसत 35 फीट बर्फबारी जीवन के अनुकूल नहीं है। कई बार तापमान 57 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और ऐसे में किसी महामानव की तरह ये सैनिक सियाचिन की 21,000 फीट की ऊंचाई पर भी हर संभव चुनौती का सामना करने को तैयार है। सेना इन जवानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए अभियान चला रही है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं और अत्यधिक ठंड वाले इलाकों में सेंट्रल हीटिंग वाले शेल्टर बन रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77%, जो बाइडेन और ऋषि सुनक छूट गए पीछे। जी दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार फिर विश्व नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ हैं, और वहीं तीसरा स्थान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिला है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 41% है। भाजपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह लिस्ट जारी की है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भाजपा ने लिखा कि फिर से पीएम नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर शीर्ष पद पर है और दुनिया के सभी प्रमुख नेताओं में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग
रेटिंग सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर गडकरी सख्त, कहा सरकारी गाड़ियों को भी कबाड़ में बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के भी 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेज दी गई है। गडकरी ने एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान ये बात कही और उन्होंने कहा कि मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है और उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के 2 संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं और इनमें से एक प्रतिदिन 1 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायोबिटुमिन को निर्माण करेगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे और उन्होंने गडकरी के प्रयासों की तारीफ की। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में चलेगी झुकने वाली ट्रेनें। रेलवे ने कहा 100 वंदे भारत ट्रेनों में होगी इस तकनीक का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, भारत को 2025-26 तक पहली झुकने वाली ट्रेन मिल जाएगी और इस तकनीक का इस्तेमाल कर 100 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 2025 तक बनने वाली 400 वंदे भारत ट्रेनों में से 100 में ये तकनीक फिट होगी। अधिकारी के अनुसार हमारे पास देश में झुकने वाली ट्रेनें होंगी और हम इसके लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ गठजोड़ करेंगे और हमारे पास अगले 2 से 3 वर्ष में 100 वंदे भारत ट्रेनों में ये तकनीक होगी। टिल्टिंग ट्रेनों में नियमित ब्रॉड गेज ट्रैक पर उचित गति को सक्षम करने वाला एक तंत्र लगा होता है और वो ट्रैक पर मोड़ या वक्र पर अपने तालमेल बिठाकर झुकते हैं और ऐसी ट्रेनें वर्तमान में 11 देशों के पास है, जिनमें इटली, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, फिनलैंड, रूस, चेक गणराज्य और ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी समेत रोमानिया शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अफगान शरणार्थियों से तालिबान की अपील, कहा हिजाब प्रदर्शन से दूर रहो। जी हाँ दोस्तों, ईरान में हिजाब के कारण अमीनी की मौत हो जाती है। इसके बाद उसके अंतिम संस्कार के बाद पहला प्रदर्शन ईरान के पश्चिमी शहर सक्कज में हुआ और यहाँ महिलाओं ने अमीनी की मौत का विरोध करते हुए अपने सिर पर बंधे स्कार्फ फाड़ डाले। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ईरान में लोगों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब लोग ज्यादा आजादी की मांग से लेकर सरकार को उखाड़ फेंकने के नारे लगा रहे हैं। विरोध इतना बढ़ गया है कि लोग ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इन सब के बीच तालिबान के शरणार्थियों के डिप्टी मिनिस्टर अब्दुल रहमान राशिद ने अफगानिस्तान शरणार्थियों से ईरान और पाकिस्तान में आयोजित प्रदर्शनों में भाग लेने से बचने का आग्रह किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 23 बस अड्डे, होटल, शॉपिंग लाउंज समेत होंगी ये शानदार सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राजधानी लखनऊ में हुई योगी मंत्रिमंडल की एक बैठक में बस यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई अहम बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित हुआ और इससे यूपी के बस अड्डों पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और इस बाबत एक प्रेस वार्ता में शुक्रवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए और इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाली सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2022 लगातार जारी है और उत्तराखंड का औली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और ऐसे में इतने ऊंचे पहाड़ी इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। और दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास से चीन की चिंता बढ़ गई है क्योंकि औली चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, जब तोप चल रहे होंगे तो उसकी धमाक चीन सुन रहा होगा। ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। इस युद्धाभ्यास में फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, फोर्स मल्टीप्लायर्स और निगरानी ग्रिड की स्थापना और संचालन के साथ कई सारी युद्ध कौशल शामिल हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन की नींद उड़नी तय है और जब चीन के करीब भारत की सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, ऐसे
में भारत की सेना के साथ आप भी अगर खड़े हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के सेना को याद आई 1971 की करारी हार और अपने नेताओं को संभल कर रहने की नसीहत दे डाली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में नौटंकी लगातार जारी है और अब सेना ने अपने नेताओं को संभल कर रहने की नसीहत दे दी है। और 1971 में जिस प्रकार से पाकिस्तान की हार भारत के सेना के हाथों हुई थी उसका भी जिक्र इसमें हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सेना और उसका राजनीतिक नेतृत्व 1971 की करारी हार का जिक्र करने से बचता रहा है, क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला इलाका बांग्लादेश के तौर पर नया देश ही बन गया। और तब से आज तक पाकिस्तान की सेना और लीडरशिप इस जंग से अपना मुंह चुराते रही है, लेकिन अब जाकर इस पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम टिप्पणी कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस डे के मौके पर 1971 की जंग में हार को सेना नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की हार करार दिया। और यही नहीं, इस मौके पर उन्होंने नेताओं को सेना के सम्मान की नसीहत भी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, जनरल बाजवा ने कहा कि 1971 की जंग को लेकर बहुत सारे गलत तथ्य बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि इस जंग को लड़ने वाले सैनिकों को आज तक सम्मान नहीं मिला और इसके आगे राजनीतिक नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए बाजवा ने कहा कि 1971 की जंग की हार फौज नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। तो दोस्तों, राजनेता और सेना दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि 1971 में पाकिस्तान हारी थी और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने की नौबत आ गई थी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध एनएसजी ने ढेर किया ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा इलेक्शन में व्यस्त नजर आ रहे हैं और देश के पश्चिमी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उनका प्रचार जोरों पर है। और इसी बीच खबरें हैं कि गुजरात में उनकी सुरक्षा में शायद सेंध लगी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय या पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और कहा जा रहा है कि एक ड्रोन को कथित तौर पर गिरा दिया गया है। वहीं गुजरात पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में पीएम की सुरक्षा में शायद सेंध लगी थी और रिपोर्ट के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने कथित तौर पर एक ड्रोन को मार गिराया था और ये ड्रोन बावला के पास नजर आया था जहां पीएम की रैली होनी थी। सूत्रों ने कहा कि अलग अलग एजेंसियों ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रोन में कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस ये पता लगा रही है कि इसे क्यों उड़ाया गया था। सूत्रों का कहना है कि घटना 4:30 बजे शाम की है और एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएनएससी में भारत ने उठाई आवाज, कहा आजाद घूम रहे हैं। 26 से 11 के दोषी, प्रतिबंध लगाने के हमारे प्रयास बाधित किए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को कहा कि एशिया और अफ्रीका में खासतौर पर आतंकी संगठन आईएस और अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठनों ने नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना जारी रखा है। आतंकवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि 26 से 11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद पिछले सालों में राजनीतिक कारणों से इसके दोषियों और साजिशकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को बाधित कर दिया गया था। इससे इस आतंकी हमले के जिम्मेदार लोग आसानी से आजाद घूम रहे हैं और भारत के खिलाफ सीमा पर हमलों को जारी रखे हुए हैं। कंबोज ने सुरक्षा परिषद की कमेटी की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त वार्ता में कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर 2008 में पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकियों ने मुंबई में प्रवेश करके शहर में 4 दिनों तक कत्लेआम किया और 166 लोगों की जान ले ली। इसमें 26 विदेशी नागरिक थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का नया इतिहास लिखने की जरूरत, सरकार करेगी इसमें मदद, अमित शाह ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप भी अमित शाह के इस बयान का समर्थन करते हैं कि भारत का इतिहास लिखने की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भारत के इतिहास को गलत
गलत तरीके से लिखा गया है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि इतिहासकारों और छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज़्यादा शासन करने वाले 30 बड़े साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 विभूतियों पर शोध कर एक नया इतिहास लिखना चाहिए। दोस्तों, एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैं कई बार सुनता हूँ कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हो सकता है वो सही हो, लेकिन हमारे इतिहास को गौरवमयी तरीके से लिखने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमयी तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में फिर कहर बरपा रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 32,943 नए मरीज। जी दोस्तों, दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम होने के बावजूद भी चीन में इसका प्रसार नहीं थम रहा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में एकाएक मरीजों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 32,943 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। चीन में कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में 1200 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। गुरुवार को चीन में कोरोना के 31,656 नए मरीज सामने आए थे और इसके मद्देनजर देश में प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। बीजिंग में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाहर से आने वाले लोगों को अब 3 दिन पुरानी कोरोना रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया के सामने भारत के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में पेश होगा अगला महाकुंभ। योगी आदित्यनाथ ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, महाकुंभ 2025 महादिव्य और महाभव्य के साथ अविस्मरणीय भी होगा और ये महाकुंभ में नया प्रयागराज दिखेगा जिसका वैभव और गौरव पूरी दुनिया देखेगी। विश्व का ये सबसे बड़ा धार्मिक जन समागम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक उत्सव होगा। गुरुवार शाम महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार की शीर्ष बैठक में ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सीएम योगी ने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ 2019 के आयोजन ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक पटल पर विशिष्ट पहचान दी है। यूनेस्को ने इसे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की बत्ती हो गई गुल, सड़कों पर उतरे लोग, साथ छोड़कर भागा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली का संकट भी गहराने लगा है। पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं हालात कि लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट, लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि लंबे समय से बिजली और गैस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोड शेडिंग, ट्रिपिंग, लो वोल्टेज के अलावा लोगों को लंबे समय से नेचुरल गैस की अनियमित पूर्ति का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन स्थिति फिर भी नहीं बदली है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में भी बिजली और गैस के लिए तरस रहा है पाकिस्तान और इसी के साथ उसका दोस्त कहे जाने वाला चीन भी साथ छोड़कर भाग चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोडा से रामबन जा रही थी बस जिसमें आईईडी हो गया बरामद। जम्मू में सेना और सीआरपीएफ ने बम निरोधक दस्ता मौजूद कराकर पाकिस्तान की नापाक साजिश को कर दिया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू के रामबन में शुक्रवार को एक बस से भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बस डोडा से रामबन के लिए जा रही थी और इसी में संदिग्ध वस्तु रखी गई थी। नाके पर चेकिंग के दौरान बस से संदिग्ध पैकेट मिला है। जांच के दौरान सामने आया कि इस पैकेट में आईईडी रखा हुआ था और बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। आईईडी का पैकेट मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक बस से एक पैकेट बरामद हुआ है और इस पैकेट में क्या है ये शुरुआती तौर पर कहना मुश्किल था। पैकेट की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर बुलाया गया था। टीम ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि पैकेट में आईईडी है। वहीं एसएसपी रामबन मोहित शर्मा ने बताया कि संदिग्ध वस्तु मिली है और इसी के साथ बीडीएस की टीम को बुलाया गया था और इसके साथ ही सेना सीआरपीएफ भी मौके पर मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने पैकेट को खोला और जांच में सामने आया है कि इस पैकेट में आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के खिलाफ ऋषि सुनक का बेहद बड़ा एक्शन। सरकारी दफ्तरों में चीनी कैमरे लगाने पर लगा दी गई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने चीन के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन ले लिया है और यूके सरकार ने
तमाम सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि तमाम सरकारी भवनों और संवेदनशील साइटों पर चीन द्वारा बनाए गए सर्विलांस कैमरे को लगाने पर रोक लगाई जाए। वहीं चीन कैमरे को लगाने वाली एक कंपनी को यूके सरकार ने फटकार भी लगाई है। चीन पर लगातार जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं और अब दुनिया के देशों ने चीनी जासूसी रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूके की सरकार ने अपने आदेश में काफी सख्ती के साथ चीनी कैमरों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा और इस आदेश के साथ ही यूके में काम करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त निगरानी रखने का भी आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में ब्रिटेन के 67 सांसदों और लॉर्ड्स के एक समूह ने लंदन से 2 कंपनियों द्वारा बनाए गए सर्विलांस उपकरणों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। अपील में कहा गया था कि ये चीनी कंपनियां चीन के शिनजियांग प्रांत से ऑपरेट होती हैं, जहां चीन की सरकार उइघुर मुसलमानों से अत्याचार करती है और इसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए इन कंपनियों के उत्पादों पर एक मुश्त प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागरिकता कानून नहीं होगा लागू, ऐसा सपना देखने वाले कर रहे हैं भूल, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सीएए को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मामले को हवा देने का काम कर दिया है और एक इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ कहा है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार ने सीएए को ठंडे बस्ते में डाल दिया है वो गलत है, लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। दोस्तों आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए एक वास्तविकता है और इस देश का कानून है, इसे लागू नहीं होने को लेकर सपना देखने वाले भूल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने नागरिकता कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कहा कि हमें इसे लेकर नियम बनाने होंगे। कोरोना के चलते ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोरोना खत्म हो रहा है और अब इस पर काम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार ये कहा हो, इससे पहले भी अपने कई भाषण में अमित शाह नागरिकता कानूनों को लागू करने के लिए उसका जिक्र कर चुके हैं और इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी सवाल पूछा गया था, जिस पर गृहमंत्री ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या के फैसले के बाद जो विवाद सामने आया है उसमें इस कानून को लेकर चुनौती सामने आई है। मैं मानता हूं कि हर कानून अदालत की लीगल स्क्रूटनी के पास होना चाहिए और सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। चीन को लेकर अमित शाह ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद काफी पुराना है। आज जो सवाल उठा रहे हैं उनके समय में चीन में 1 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि चली गई, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जहां तक कि हमारी सरकार की बात है तो हम कटिबद्ध हैं कि 1 इंच जमीन भी विदेशी देश के कब्जे में नहीं जा सकती। इस इंटरव्यू के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मिशन साउथ को लेकर कहा कि इस बार वहां बीजेपी की एंट्री होगी और बीजेपी की तेलंगाना में सरकार बनेगी। मैं जमीनी नब्ज को पहचानता हूं, जानता हूं कि बदलाव होने वाला है।